नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद मेट्रो ने कल एक बहुत बड़ा काम किया है, जो कि क्या बोले मतलब बहुत कम ही हिंदुस्तान में देखा जाता है और तारीफ के काबिल है। वही अगर दूसरी खबर की बात करें तो राहुल गांधी पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जो वो डाली गई थी याचिका बीजेपी की तरफ से, उस पर सुनवाई करने से रोक लगा दी है। वहीं अगर तीसरे टॉपिक की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है और अब स्क्रूटनी 20 तारीख से शुरू होगी और जो भी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो भी अपना नाम वापस ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने चौथे टॉपिक की तो एक किसान आंदोलन से रिलेटेड, किसान आंदोलन की उसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो एक लीडर हैं किसान नेता, उनका नाम है क्या बोलते हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो बैठे हुए अनशन पर, उनके साथ ही 10 और लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। और अगर पांचवी खबर की बात करें तो वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM से रिलेटेड, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शायद अगर हम बात करें हैदराबाद मेट्रो की, पहले तो हैदराबाद मेट्रो ने कल एक ख़ास मिशन को अंजाम दिया। हैदराबाद मेट्रो ने रात 9:30 बजे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा प्रदान की। LB नगर के कोमनेनी जो वहाँ का ट्रांसप्लांट है, वहाँ पे एक वो है अस्पताल है, उसके ग्लोबल अस्पताल लकड़ी के पुल तक ले जाकर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। इस कॉरिडोर की वजह से इस जीवन रक्षक मिशन में ज़रूरी समय की बचत हुई है। इस दौरान 13 स्टेशनों पर 13 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 13 मिनट में तय की गई। ये वाकई काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मेट्रो की वजह से काफ़ी सफ़र आसान हो जाता है। हम अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मेट्रो हर जगह है, वहीं कई और राज्यों में मेट्रो है। लेकिन जिस तरह से कल जो ये खबर सामने आई है और ये चीज़ सामने आई कि हैदराबाद मेट्रो ने भी एक बहुत ही बड़ा काम अंजाम दिया है, वो वाकई उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। शायद जब हम मेट्रो की बात करते तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि हैदराबाद में भी दिल्ली की तरह ही हर जगह मेट्रो होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरीके की और चीज़ें आती हैं पेश तो उसको सही से अंजाम दिया जा सके। देखिए, कल की अगर बात की जाए तो जो मेट्रो ने अपनी जो भूमिका निभाई है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बनना भी चाहिए कि देखा जा रहा है कैसे मेट्रो इसलिए ही शुरू किया जाता है कि जो ट्रैफिक है उससे लोग प्रभावित ज़्यादा ना हो, यातायात में बाधा ना पड़े। और कल जो है मेट्रो ने मतलब काफ़ी अहम रोल अपनी अदा की है और जो कि वक्त पर रहते हुए जो आपने कहा भी हार्ट जो सर्जरी वो सफल रहा। आपको बता दें कि इसके पहले भी हैदराबाद में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे मेट्रो ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी और इस दौरान उन्होंने 13 स्टेशनों को सिर्फ 13 मिनट की दूरी पे ही तय कर लिया था, यानी 1 किलोमीटर को 1 मिनट में उन्होंने तय किया था। तो ये काफ़ी अच्छा वक्त रहा और कल जिस तरह से देखा गया कि सिग्नल पूरा क्लीन दिया गया और वक्त रहते हुए जो ये सर्जरी थी वो हो गई, तो ये अपने आप में काफ़ी अहम है। और मेट्रो को देखा भी जाता है कि हर शहर में ये डिमांड की जाती है कि मेट्रो मंगाई जाए, मेट्रो हो। लेकिन कल जिस तरह से मेट्रो ने अपना रोल अदा किया है काफ़ी हैदराबाद में कहें, तेलंगाना में कहें, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम देखते हैं कि मेट्रो को लेकर के यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती रहती है, BRS हो, कांग्रेस हो या फिर MIM हो, इनका कहना है कि मेट्रो गोल्ड सिटी में भी आए और मेट्रो का विस्तार जिस तरह से दिल्ली में हुआ है उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और भी कई जगहों पे ऐसे अभी हो गया है शुरू मेट्रो का, लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ बहुत कम ही जगह है और इसमें बोगियाँ भी कम ही लगाई गई। क्योंकि यहाँ पे अब ये भी होता है कई जगहों पे बसेस का जो वो होता है वो सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ की उसकी बसेस चलती हैं TGRS RTC की, वो भी बहुत अच्छी आती हैं और टाइम पे आती हैं। इस वजह से शायद मेट्रो में उतनी भीड़ नहीं होती है।
नहीं, मेट्रो में अगर भीड़ की बात की जाए तो हैदराबाद में भी मेट्रो में भीड़ होती है, लेकिन आपने जो अभी कहा कि भीड़ नहीं होती है, उसकी खास एक वजह ये भी है कि जिस रूट में मेट्रो चाहिए शायद अभी उस रूट में है नहीं, इस वजह से भी एक हो सकता है कि मेट्रो में भीड़ ना हो। लेकिन अपने अभी बस सेवाएं की बात की तो यही तेलंगाना है, यही हैदराबाद है कि कई बार लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब से तेलंगाना में महिलाओं के लिए जो बस फ्री किए गए हैं उसके बाद से लगातार बस में भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी आपने ओल्ड सिटी का जिक्र किया, ओल्ड सिटी में हम बात करें तो मेट्रो नहीं है, वहाँ पर भी देखा गया जो MIM चीफ है प्रपोजल डाला गया, अब वहाँ पे मेट्रो बनने की जो सुविधा है वो मिल रही है। तो हम बात करें मेट्रो में भीड़ ना होने की वजह से, आपने लखनऊ का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो कोई ऐसा रूट नहीं होगा जहाँ पे मेट्रो ना हो। और वहाँ पे अक्सर लोग जो होते हैं वो गाड़ियों से ना जाकर मेट्रो को अपना यातायात में शामिल करते हैं, और इससे ये भी होता है कि जो ट्रैफिक है उससे लोग बचते हैं, फिर हम कह लें पोल्यूशन से भी एक बड़ी तादाद है वो बचती है। तो मेट्रो का आना सिर्फ ये जो हम कह रहे हैं ट्रैफिक सिर्फ उसका ही समाधान नहीं है, बल्कि अगर हम पोल्यूशन की बात करें तो उसका भी एक बड़ा समाधान है, क्योंकि जब गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो पोल्यूशन होंगे, और दिल्ली में वैसे भी पोल्यूशन के ज़्यादा मामले बढ़ते हैं। लेकिन अभी अगर हैदराबाद में कहें मेट्रो में भीड़ न होना, शायद यही एक वजह है कि रूट उसका ज़्यादा नहीं। अगर हैदराबाद में मेट्रो की अगर जो लाइनें हैं वो और ज़्यादा कर दी जाए, उसको और विस्तार किया जाए, तो शायद आने वाले वक्त में मेट्रो में भी भीड़ होगी, और जो बस की सेवाएं हैं उससे कुछ हटकर लोग या मेट्रो में भी सफ़र करेंगे। और जो अभी बस में भीड़ ज़्यादा दिख रही है तो शायद बस में भीड़ ना दिखे और मेट्रो में थोड़ी बहुत भीड़ हो जाए। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बात कही कि हैदराबाद में इस तरह मेट्रो अगर बढ़ेगी तो ये सारी सुविधाएं जो हैं लोगों को मिल सकेंगी, आसानी से आप सफ़र कर सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। वहीं अगर हम बात करें हैदराबाद यहाँ से जो हमारा पड़ोसी राज्य है कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर बीजेपी की प्रदेश यूनिट की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। राहुल गांधी की तरफ से पेश वकील ने न्यायमूर्ति की पीठ को बताया कि ये पहली बार है जब मामले में सुनवाई हो रही है। दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान अखबारों में झूठे विज्ञापनों के माध्यम से बीजेपी की या पार्टी की छवि खराब की है। इस तरह से बीजेपी हमेशा से इल्ज़ाम लगाती रहती है कि राहुल गांधी जो हैं वो देश हित के बारे में बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक लीडर के लिए वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हमने देखा हाल ही में जिस तरह राहुल गांधी ने मोहन भागवत पे एक बात कही थी, उसको भी लेकर के बीजेपी ने उसका एक अलग तोड़ निकाला। उन्होंने स्टेट्स का बोला था, स्टेट्स का मतलब होता है कि देश, लेकिन उन्होंने स्टेट्स का मतलब दूसरा निकाल दिया। या तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आई लोगों को। जिस तरह से राहुल गांधी पे शायद ये इल्ज़ाम हमेशा बीजेपी लगाती है कि वो देश को तोड़ने वाले काम करते। जिस तरह जॉर्ज सोरस के बारे में बताया जाता है कि अभी राहुल गांधी वहाँ गए थे, बाहर किसी को नहीं पता था कहाँ गए हैं वो, और तो ये कहा जा रहा था इसके बाद कि वो जॉर्ज सोरस से मिल करके आए और उन्होंने इनकी चाबी भरी है। देखिए, अगर हम बात करें कर्नाटका की तो सबसे पहले जान लेते मामला था क्या। मनहानि का यह मामला कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भ्रष्टाचार रेड कार्ड विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी नेताओं ने सरकारी नियुक्तियों और तबादलों के लिए कमीशन की मांग की थी। तो बीजेपी का कहना है कि हमारी छवि खराब हुई। हम पिछले साल की बात छोड़ते हैं, अब इसी महीने की अगर हम बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी है वो खुद झूठा प्रचार कर रही है और वो हरियाणा की सड़कों को दिखा रही है, माफ कीजिएगा दिल्ली की सड़क, वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि सड़कें की क्या हालत है, जर्जर पूरी सड़क है, और उस ऑटो को दिखाया गया है, फिर उस रास्ते को दिखाया गया। तो जरा आप मुझे बताएं कि ये जो विज्ञापन बीजेपी खुद प्रसारित कर रही है उस पे कौन केस करेगा, और वो क्या वहां की जो पार्टी है उसकी छवि खराब करने की कोशिश नहीं की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पे कि आप मेरी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट में मामला गया, कोर्ट अभी सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि हम आपको बता दें कि फरवरी में इस पर शायद अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अपनी पार्टी की छवि को लेकर लड़ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो उनकी छवि क्या खराब नहीं होती जब उन्हीं के नेता उनको गद्दार कहते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं, गांधी परिवार पे तरह तरह की एलिगेशन लगाते रहते हैं। तो जिस तरह से एक तरफ बीजेपी खुद जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन पे ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट है वो झूठी विज्ञापन चलाकर और हमारी पार्टी की छवि खराब कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वही बीजेपी है जो दिल्ली चुनाव में झूठी जो प्रचार है वो कर रही है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो एक अलग तरह के विज्ञापन चला रही है।
और ये जो फैक्ट चेकिंग की गई है हम खुद नहीं कर रहे हैं, खुद जो फैक्ट चेकिंग है, फैक्ट चेकिंग करने वाले अर्ल्ड न्यूज़ है वहाँ से ये खुद वीडियो दिखाई गई थी कि कैसे ये फर्जी खबर है। तो आप बताएं, एक तरफ तो खुद कर्नाटका में आकर बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही है और वही खुद दूसरी तरफ दूसरे राज्य में झूठा चुनाव प्रचार को लेकर झूठा अभियान चला रही है। देखिए, जिस तरह से अभी बीजेपी ने दिल्ली में एक वादा किया है कि हम हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे, लेकिन अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यही वादा इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया था, जो कि अभी तक सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। तो झूठे प्रचार की अगर हम बात करें तो झूठा प्रचार बीजेपी खुद ही करती है, और बीजेपी खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा पेश करती है कि वो सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है। जिस तरह से अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी को समाप्त हो गई है। नामांकन की समय सीमा समाप्त होने तक 70 विधानसभा सीटों के लिए 981 उम्मीदवारों ने कुल 1521 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें अकेले 680 नामांकन पत्र 17 जनवरी को दाखिल हुए हैं। आज कैंडिडेट्स की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, जबकि प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी बताई जा रही है। नई दिल्ली में कुल 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि नई दिल्ली सीट से ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित उम्मीदवार हैं। जिस तरह से हम देखें कि दिल्ली में जब से चुनाव का ऐलान हुआ या उससे पहले से ही दिल्ली में सियासत काफ़ी गर्मा गई है। दिल्ली में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, और दिल्ली चुनाव को लेकर के ही जिस तरह से इंडिया गठबंधन के कुछ ऐसी पार्टी हैं जिनके लीडर्स ने जो बोला है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनकी क्या मंशा है ये भी अभी खुल के नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अखिलेश यादव से जब पूछा गया था कि आप वहाँ पे किसका समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैं आम आदमी पार्टी का समर्थन करूँगा। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि शायद अखिलेश यादव जो हैं वो इंडिया गठबंधन छोड़ना चाहते हैं या कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मीडिया में उड़ी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, वो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो हमारा एक अपना वो है कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। अगर आप एक गठबंधन में हैं तो आप किसी पे ऐसा दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप उसी को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस जो हाईकमान है वो अपने लीडर्स को बोल सकता है कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, लेकिन जो आपके अलायंस में है आप उन्हें नहीं बोल सकते कि आप मतलब उसको सपोर्ट कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से हमने दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें, दिल्ली चुनाव में जो है बीजेपी पूरी सीटों पे सीट नहीं लड़ रही। उसने जो है चिराग पासवान की पार्टी को भी सीट दी है, और भी कई ऐसी पार्टी इनको सीटें दी गई हैं जो कि उसके क्या बोलते हैं एनडीए अलायंस में है। लेकिन जिस तरह से शायद अभी जो दिल्ली में चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से कल आखिरी दिन समाप्त हो गया नामांकन करने का, और अब 20 तारीख को अपने नाम वापस ले सकते हैं लोग। और जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली का जो सबसे क्या बोलते हैं जो वो दिल्ली है, नई दिल्ली सीट, वहाँ से तीनों बड़े बड़े लीडर्स जो अपने आप में बड़े लीडर हैं दिल्ली के, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या फिर संदीप दीक्षित हों जो कि पूर्व सीएम जो अब गुजर गई हैं शीला दीक्षित के बेटे, वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि बीजेपी के लिए हैं, जो कि उससे हैं और वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इससे क्या होगा कि आगे चल के अगर वहाँ पे एक मुकाबला ऐसा होता है जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं आता है, तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के साथ तो ना आम आदमी पार्टी करेगी ना कांग्रेस करेगी। देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली विधानसभा सीट में जो इलेक्शन हो रहे हैं सारे उम्मीदवार अपनी जीत के कसीदे पढ़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, और वहाँ पे देखें कांग्रेस के भी बड़े नेता, आम आदमी पार्टी खुद राष्ट्रीय संयोजक, और बीजेपी के प्रवेश वर्मा, जिन पर कई तरह के अभी तक आरोप लग चुके हैं। देखा गया कैसे कंबल का वितरण करना है, जूते का। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसी सीट से कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा? अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो उसका चेहरा साफ है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अभी भी सस्पेंस बरकरार है कांग्रेस में और भाजपा में। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि जो प्रवेश वर्मा है उनको बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी अभी रुख साफ नहीं हुआ, लेकिन देखा जाता है जिस तरह से शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, उसके बाद से अब वहाँ पे
संदीप दीक्षित खुद उम्मीदवार हैं, तो क्या कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना सकती है? और क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट है उसमें से किसी एक को तो जीत होगी, लेकिन क्या उसी सीट से फिर से एक बार कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? अगर हम दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है नई दिल्ली में वहाँ पे उम्मीदवारों का नामांकन हुआ है। 29 उम्मीदवारों ने वहाँ पे 40 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और हम बात करें भाजपा, तीनों के कड़े काफ़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन सबसे कम अगर किसी सीट पे ये नॉमिनेशन हुए हैं तो कस्तूरबा विधानसभा सीट है, वहाँ पे सबसे कम नामांकन दाखिल किए गए हैं। लेकिन वही दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कई ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पे काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, और उसमें से सबसे ज़्यादा हॉट सीट नई दिल्ली है। अभी आपने अलायंस की बात की, कहा यह भी जा रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया था, उसमें यह कहा जा रहा था कि गारंटी नहीं है कि इलेक्शन के बाद कौन से इलेक्शन में इंडिया अलायंस का हम हिस्सा रहें कि नहीं रहें। वही अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो हरियाणा के दौरान भी इंडिया अलायंस के लोग सहयोगी रहे, लेकिन उन्होंने अलग चुनाव लड़ा। समाजवादी की बात करें तो जो अभी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए विधानसभा, वहां पर भी समाजवादी पार्टी इंडिया के अलायंस में साथ रही, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अपना दामन पीछे खींच लिया। तो ये इलेक्शन का दौर है, वो चलते रहेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कई हर इलेक्शन जो होते हैं वो अलग होते हैं, और वहाँ की जो ज़मीनी स्तर पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे क्षेत्रीय पार्टी है, कहा यह भी जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको कांग्रेस ज़्यादा तवज्जो देती है, लेकिन जो भाजपा है वो तवज्जो नहीं देती है। और यही वजह है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो रूल है वो अपनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले कहा जा रही है कि जो 2 बार विधानसभा चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस पीछे थी, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस पूरी अपने मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है, तो आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस की जरूरत पड़े आम आदमी पार्टी की, तो ज़्यादा उम्मीद यही लगाई जाती है कि आम आदमी पार्टी को वो सहयोग देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्वेश्चन मार्क ये भी है कि क्या कांग्रेस के आने की वजह से आम आदमी पार्टी की जो विधानसभा सीटों में है उसमें क्या कुछ बंदरबाट हो सकते हैं? बिल्कुल सही। जिस तरह से हमने देखा कि हरियाणा में जब आम आदमी पार्टी गई थी उस दौरान किसी ने क्यों नहीं बोला कि आप क्यों नहीं गठबंधन कर रहे हैं। जिस तरह से हमने गुजरात में देखा, गुजरात में हालांकि इलेक्शंस पहले हुए थे लेकिन फिर भी, और जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में भी आम आदमी पार्टी लड़ी, 1 सीट जीती वहाँ पे इंडिया अलायंस में जो है कांग्रेस और वो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जब ये चीज़ें पैदा होती हैं कि आप अगर उसमें हैं, गठबंधन में हैं, तो आप गठबंधन में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो कई ऐसे लीडर्स हैं और कई ऐसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो गठबंधन बना था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव से उनका लेना देना नहीं था। अगर उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो उसमें गठबंधन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में एनसी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया, वहाँ पे जीत हुई, कांग्रेस ने अपने आप को जो क्या बोलते हैं कैबिनेट है उससे बाहर रखा। इसी तरह हमने देखा झारखंड में जेएमएम से उन्होंने गठबंधन किया, जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और शायद वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी थी एक, उससे गठबंधन किया, वहाँ पे उनकी सरकार बन गई, वहाँ पे वो कैबिनेट में भी आए हैं। लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी हों, जब आपके जो बड़े लीडर हैं मतलब दूसरी पार्टी के कांग्रेस के अलावा, वो अगर उनसे बात करना चाहें, वो उनसे हर जगह मतलब जो एक होता प्यार मोहब्बत से बात करना चाहें। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में सिर्फ यही केजरीवाल है ना जिन्होंने शीला दीक्षित को बहुत कुछ कहा था, यही केजरीवाल है जिन्होंने मनमोहन सिंह को बहुत कुछ कहा था, यही केजरीवाल है जिन्होंने सोनिया गांधी को बहुत कुछ कहा था। उसके बाद कांग्रेस की दिल्ली की जो वो थी सरकार, वो मतलब जब इलेक्शंस हुए तो हार गए थे। उसके बाद पहली बार ही उन्होंने फिर कांग्रेस के साथ ही गठबंधन किया, लेकिन बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया और उन्होंने गठबंधन वापस लिया, दोबारा चुनाव हुआ और वो जीते। जब से ये केजरीवाल चल रहे हैं वहाँ पे। लेकिन इस तरह आपने बोला कि अभी जो सीएम फेस है वो दोनों पार्टियों का अभी सामने नहीं आया। सीएम फेस से सामने ना आने का क्योंकि केजरीवाल पे जो केसेस चल रहे हैं, केजरीवाल ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो इस वजह से नहीं दिया था कि वो मतलब जेल से बाहर आए थे या उनको आतिशी से बहुत ज़्यादा वो था। उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया था क्योंकि वो किसी चीज़ पे साइन नहीं कर सकते थे, तो वो डमी बैठ करके क्या करेंगे, उससे बेहतर कोई ऐसा बंदा बैठे जो काम कर सके। अभी भी जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें भी केजरीवाल एज ए सीएम साइन नहीं कर सकते हैं। और केजरीवाल के बारे में जो कहा गया है कि केजरीवाल पे दोबारा से केस चल सकता है, जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने उसको अलाउ कर दिया है, गृह मंत्रालय ने अलाउ कर दिया है, तो शायद उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाए, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों के लिए। अब बात ये है कि जब केजरीवाल इतना उल्टा सीधा कांग्रेस को बोलते हैं और कांग्रेस की मतलब
जो आम आदमी पार्टी उसकी उसी की वजह से दिल्ली में कांग्रेस का जो सत्ता से बाहर रहना था वो हुआ था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 2 ऐसे चुनाव हुए जहाँ पे कांग्रेस ने बहुत ही हल्के वे में खेला है। क्या मतलब मैं हूँ लेकिन मेरा को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी फुल ऑन क्या बोलते हैं फुल ऑन अटेंशन से आई है और वो अपनी एक अलग पहचान बना मतलब जो उसकी पहचान है दिल्ली की वो बना रही है। और वहीं बीजेपी के लीडर्स भी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी हैं, वहीं कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, वहीं बाहर के जो और भी लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल के आने के बाद काम नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा नाखुश है कि यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा है। हर चीज़ को लेकर के आप यही इल्ज़ाम लगाते हैं केंद्र सरकार इस काम को नहीं कर रही, केंद्र सरकार इस काम को नहीं कर रही। वहीं दिल्ली की ही अगर बात करें, दिल्ली में चुनाव चल रहा है और चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम बात करें दिल्ली सटा जो बॉर्डर है उस पर किसानों की अलग अलग मांगों के प्रदर्शन में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले ने नया मोड़ ले लिया। इस मामले पर पंजाब और केंद्र सरकार के रुख से नाराज 10 और किसान खनौरी आंदोलन स्थल पर आमरण अनशन पर बैठ गए। डल्लेवाल के अलावा पंजाब के 111 किसान अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान नेता ने कहा कि हरियाणा के हिसार, सोनीपत, पानीपत और जिन जिलों के 10 किसानों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, केजरीवाल हैं, वो कहते हैं कि मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में हालांकि उनको सीट नहीं मिली, वोट परसेंटेज नहीं था उतना, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो आमरण अनशन कर रहे हैं। उनके लिए आपने क्या किया है, उन पे आप क्या बोलें? जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहती है कि मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ, तो अभी आप जाकर क्यों नहीं मिल रहे हैं? बीजेपी तो सत्ता में, बीजेपी तो अलग पड़ी हुई है, बीजेपी उनके अगेंस्ट है। आप लोग जो अपोजिशन में, आप लोग तो जाइए उनसे मिलिए। जब ऐसी चीज़ें हैं और आपके यहाँ आप अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में हरियाणा पंजाब के बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रहते हैं वहाँ पे, जिनका वोट भी होगा। आप अगर इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे, इन चीज़ों पे बात करेंगे, शायद आपकी पार्टी को या आपको वहाँ पे ज़्यादा फायदा हो। देखिए, जो अभी किसान की न्यूज आई है उसमें किसान जो हैं पहले डल्लेवाल और ख़ुद अनशन में बैठे हुए थे, और उसके साथ साथ जो अब 10 और किसान हैं वो अनशन में बैठे हुए हैं। वही डल्लेवाल की बात करें तो वो लगातार पानी पी रहे थे, लेकिन अब पानी की मात्रा भी कम हो गई है और पानी जब भी पीते हैं तो उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। कहा यह भी जा रहा है जो मेडिकल टीम है वो उनसे वो नहीं मिल रहे, किसी भी प्रकार की कोई वो चिकित्सा सहायता नहीं लेना चाहते हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की बात करें तो उन्होंने कहा है कि आज देश का किसान जगदीश सिंह डल्लेवाल के दिखाए रास्ते पर चलकर अपना बलिदान देने के लिए तैयार है। देश का किसान समझता है कि डल्लेवाल ने अपनी ज़मीन, खेती और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए 53 दिन से भूख हड़ताल पर है। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपने हरियाणा और पंजाब की बात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अभी हरियाणा में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है। किसानों की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब में काफ़ी बड़ी संख्या में किसान हैं, लेकिन अभी हरियाणा में हाल ही में इलेक्शन खत्म हुए हैं, वहाँ पे भाजपा जीत गई। अगर किसानों में सच में नाराज़गी है तो भाजपा जीती कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दरमियान आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कितनी दफ़ा कितनी बार किसानों को लेकर, किसानों के हित में बात की है, वो कितनी बार जाकर किसानों से मिले हैं, और उनकी सरकार, पंजाब में जो सरकार है उनकी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, ये भी काफ़ी अहम सवाल है। एक चीज़ यहाँ रोकना चाहूँगा, जिस तरह आपने बोला कि पंजाब में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किसान नेताओं का ये कहना है कि पंजाब सरकार जो है वो भी बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह व्यवहार कर रही है। तो इससे भी आप ये देख सकते हैं कि केजरीवाल जो हैं, जो अपने आप को क्या बोलते हैं हरियाणा का बताते हैं, और हरियाणा में और पंजाब में किसान ज़्यादा हैं और वही लोग प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उसमें उनकी नज़र में अपनी जो एक इमेज है वो ख़राब कर चुके हैं। जिस तरह से हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब के किसानों का ही ये कहना है कि अभी जो सूरत हाल है उसमें पंजाब सरकार जो है वो बिल्कुल केंद्र सरकार की तरह बिहेवियर कर रही है हमारे साथ। मतलब उनकी बात भी वो सुनने को राज़ी नहीं है। पंजाब सरकार ने कुछ अपने लीडर्स भेजे थे जिनसे मिलने के लिए, जिनसे मिलने को उन लोगों ने सीधे तौर पे मना कर दिया था। तो देश में जब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उसी बीच एक खबर और ये है कि बिहार में भी इसी साल के अंत में इलेक्शंस होने हैं। इसको लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और राजनीतिक बिसात बिछनी भी शुरू हो गई हैं।
इसी बीच MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई कि उनकी पार्टी इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और विधायक बनेंगे। MIM के अन्य दलों के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बस इंतज़ार करें और देखिए क्या होता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जब इलेक्शंस आ रहे होते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहीं से चुनाव लड़ती है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ओवैसी बकौल ओवैसी का ये कहना है कि जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ने नहीं गए वहाँ भी तो कांग्रेस हारी है। जिस तरह से कांग्रेस हारी है तो उससे यही नज़र आता है कि मैं बी टीम नहीं हूँ, कांग्रेस ही उसकी बी टीम। देखिए ओवैसी की बात की जाए तो वो पटना में वक्फ बोर्ड की जो JPC की बैठक है उसमें वो शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ पे मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली के बाद उनका अगला टारगेट है बिहार विधानसभा। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के विधानसभा चुनाव में इसके पहले उन्होंने 20 उम्मीदवार उतारे थे। 20 उम्मीदवारों में 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जो कि सीमांचल का इलाका है और सीमांचल के इलाके मुस्लिमों का इलाका माना जाता है। और यही वजह है कि ओवैसी जब भी आता है तो सबसे पहले उनका दौरा सीमांचल में होता है। वो अलग बात है कि 5 में से 4 विधायक हैं जो बाद में जाकर राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव जो पार्टी है उसमें शामिल हो गए। ये एक बड़े झटके के तौर पर ओवैसी को देखा जा रहा था, लेकिन ओवैसी का ये कहना था कि जब जिसने अपनी ज़मीन बेच दी उसका जो हिसाब है वो खुद वहाँ के लोग करेंगे। कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू में इस हवाले सवाल किया गया तो उनका ये कहना है कि अब विधानसभा चुनाव में खुद लोग तय करेंगे कि जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची उनका क्या हिसाब होगा। अगर हम बात करें अख्तरुल इमान की तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी फिलहाल MIM के वही एक विधायक वहाँ पे बचे हुए हैं जो MIM का भागडोर संभाले हुए हैं। बिहार विधानसभा की बात की जाए तो वहाँ पे हम मांझी की पार्टी देखा जाए, रामविलास पासवान यानी जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी देखा जाए, JDU की पार्टी देखा जाए तो तमाम जो वोटर्स हैं जो क्योंकि ओवैसी लगातार बिहार में भी जो मुस्लिम वोटर्स है उसको साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में तो उसमें ओवैसी की जो भूमिका थी काफ़ी अहम मानी जाए। कुछ तो लोगों का ये दावा था कि ओवैसी वहाँ पर जो है किंग मेकर बनकर उभरेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा सीट में जिस तरह से उन्होंने 5 सीटें लाने में कामयाब रहे उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनकी जो क़यादत है और बढ़ सकती है। लेकिन 4 विधायक को जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने पाले में खींच लिया उसके बाद से उनकी जो ज़मीन है वो थोड़ी और धीमी पड़ी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी को वहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जा रही है और यही वजह को लगातार सीमांचल का दौरा करते हैं और आने वाले वक्त में अगर ऐसे ही उनकी जो नज़र है वहाँ पर बनी रही तो शायद इस बार भी ओवैसी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ओवैसी की तो इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बिहार में वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर वाला होने वाला है, क्योंकि एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया अलायंस है और वहीं अगर हम PK की बात करें तो PK भी हैं और वैसे भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो काफ़ी सारा वोट इधर उधर होने वाला है। काफ़ी सारी सीटों पे भी हो सकता है चौंकाने वाले फैसले आएँ जो जनता देगी। वहीं इसी तरह दिल्ली के बारे में भी कहा जा रहा है कि जब रिज़ल्ट आएंगे तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे चौंकाने वाले क्या बोलते हैं नतीजे आएंगे और उसका हिसाब सिर्फ जनता ही दे सकती है और उसके साथ न्याय सिर्फ जनता ही कर सकती है कि हमें किसे वोट देना है। हमें क्या उन लोगों को वोट देना है जो लोग सिर्फ वादे करते हैं, हमें उन लोगों को वोट देना है जो लोग सिर्फ जो हैं एक दूसरे पे चीज़ों को डालते हैं, या हमें उन लोगों को उनको वोट देना है जो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका दिल्ली चुनाव 5 फरवरी को होना है और 8 फरवरी को उसके नतीजे आने हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की जो कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत TV के साथ।